हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज़ में आज अपन बात करेंगे जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर की बात कर रहे थे राजस्थान में, उसमें रेलवेज़ और एयरपोर्ट की बात करेंगे, मतलब एयर ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। अभी तक से तो लेंदी हो गई है सीरीज़, पर वही चीज़ है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, टारगेट ये है अपना। ओके। और एक चीज़ मैं भी बताऊँ, कोशिश तो मैं करूँगा कि जो पॉपुलेशन वाला सेक्टर है या सेगमेंट है वो भी अपन साथ साथ में कवर कर लें, क्योंकि सेंसस तो अभी आने वाले टाइम पे थोड़ा टाइम लगने वाला है कि कब हो, क्योंकि कोविड-19 आउटब्रेक की वजह से कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो चुकी है सेंसस जो होने वाली थी। और उसके पहले आपको पता है एनसीआर एनपीआर का जो इशू चल रहा है, एनआरसी और एनपीआर का जो इशू चल रहा था वो अलग था ही। तो सारी चीज़ें अक्यूमुलेट होकर के और सेंसस का जो प्रोग्राम था वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन हो गया, जो अप्रैल से शुरू होने वाला था। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किए, अब हम स्टार्ट करते हैं। आप फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, लिंक गिवन है। और अब अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। सबसे पहले देखते हैं रेलवे की बात की जाए, रेलवेज़ की राजस्थान में, तो उस हिसाब से तो इंडियन रेलवे का ही पार्ट है राजस्थान रेलवेज़ भी। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक सेक्टर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही पीएसयू है, अपन ये कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही। इसमें स्टेट्स का इतना स्टेक नहीं है। वर्ल्ड में जितने भी रेलवे नेटवर्क्स हैं उनमें सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क्स में से एक है ये इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, और लंबी डिस्टेंस को अगर अपन ट्रैवल करें लैंड रूट के थ्रू, ठीक है, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें और लंबी डिस्टेंस अगर अपने को कवर करनी है तो ये अपने आप में बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिकली भी देखा जाए तो बहुत कम खर्चे के अंदर सामान बहुत दूर तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, और इसमें ट्रैवल और जो माल होता है जिसको अपन कमोडिटी बोलते हैं या गुड्स होते हैं, तो गुड्स ट्रेन और एक पैसेंजर ट्रेन, दोनों तरीके की ट्रेन्स एक तरीके से इकोनॉमिकली वाइबल कहीं ना कहीं होती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए रेलवेज़ का डेवलपमेंट किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि 1920s में जो मेन बजट था, कॉमन बजट, जनरल बजट जिसको बोलते हैं, उससे रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। और फिर बाद में 2014-15 इस टाइम पे आने के बाद में फिर वापस से रेलवे बजट को मर्ज कर दिया गया जनरल बजट में। अब अलग से बजट नहीं आता है रेलवे का। ठीक है, तो लगभग 90 सालों तक जो एक एक सिस्टम चलाया गया था रेलवे को अलग से इस्टेब्लिश कर करके फिर उसका अलग से बजट देना। उस टाइम पे क्या होता था कि रेलवे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करता था रेवेन्यू कलेक्शन में, तो रेलवे बजट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट था। पर जैसे जैसे इंडिया का डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ तो रेलवे भी एक छोटा सा पार्ट, एक छोटा पीएसयू बन के रह गया। इसलिए इसका फिर अलग से रहना, इसके लिए अलग से बजट तैयार करना, वो कहीं ना कहीं एक इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मर्जर कर दिया गया था। इंडिया में अगर रेलवे की बात की जाए तो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो थे लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने इंडिया के अंदर पहली बार रेलवे लाइन बिछवाई थी और सबसे पहली रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, और राजस्थान की अगर बात की जाए तो राजस्थान में तो प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट्स में जयपुर प्रिंसली स्टेट में सबसे पहले रेलवे लाइन का काम हुआ। और अगर उसमें बात की जाए तो आगरा फोर्ट से बांदीकुई तक रेल चलाई गई थी 1874 के साल में। आगे देखें तो इंडियन रेलवे के टोटल 17 जोन्स में डिवाइड किया गया है इंडियन रेलवे ने पूरे इंडिया को ज्योग्राफिकली। और उन 17 जोन्स के हिसाब से देखें तो राजस्थान में 2 जोन्स आते हैं, और वो 2 जोन्स कौन कौन से हैं? नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे और एक होता है वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। ठीक है, और वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर चला जाता है एमपी में। तो इस तरीके से अगर अपन देखें तो जो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर जो जयपुर में है, इसको भी डिवीजन्स में और छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4 डिवीज़न में। और 4 डिवीज़न कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। ये नाम आप एज इट इज़ याद रखना, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये मेनली डिवीज़न है, 4 डिवीज़न है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अगर इस जोन को डिवाइड करें। जबकि वेस्टर्न सेंट्रल जोन जो है जिसका हेडक्वार्टर एमपी में है, उसका एक डिवीज़न कोटा वो राजस्थान में आता है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन, रेलवे स्टेशन कौन सा है? कोटा रेलवे स्टेशन ही है। ओके, अगर इंडिया में देखी जाए तो टोटल रेलवे लाइन की जो लेंथ है वो है लगभग 68,442, जो कि अब बढ़ चुकी होगी, ये डेटा
वो थोड़ा सा पुराना है हल्का सा, पर हाँ ये है कि इसी से नियर बाई, क्योंकि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में जो डेटा आता है ना फाइनल अपन वही एक्सेप्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट जब तक अपडेट नहीं करती उस चीज़ को अपन नहीं मानते, राइट। तो गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे सबसे इंपॉर्टेंट डेटा वो डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से। तो लेंथ देखें टोटल इंडिया में तो 68,442, तो उसमें से मार्च 2018 तक राजस्थान में कितना था, 5,929 किलोमीटर तक पहुंच गया था, ठीक है। तो इंडिया की जितनी रेलवे लाइन है उस रेलवे लाइन का लगभग 8.66% राजस्थान के अंदर प्रेवलेंट है। और रेलवे लाइन की लेंथ के हिसाब से आप देखोगे तो राजस्थान नंबर 2 पे आता है रेलवे लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रेलवे लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है ऑल ओवर इंडिया अगर बात की जाए। राजस्थान में बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें अभी भी रेलवे कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। पहले तो डूंगरपुर में भी नहीं थी, सॉरी हाँ बांसवाड़ा डूंगरपुर वाले रीजन में नहीं थी, पर डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले रीजन में ये डेवलपमेंट होने शुरू हो रहा है। अभी क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा रतलाम रेल लिंक का काम चल रहा है, जैसे ही ये कंप्लीट होगा तो बांसवाड़ा को भी रेलवे कनेक्टिविटी अवेल हो जाएगी। तो इस तरीके से राजस्थान की जो टोटल 33 ज़िले हैं सभी ज़िलों में रेलवे कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी। राजस्थान में अगर रेलवे लाइन की बात की जाए तो 3 कैटेगरीज में अपन डिवाइड कर सकते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज लाइन को देखोगे तो इसकी विड्थ जो होती है वो 1.5 मीटर से हल्का सा ज़्यादा, ठीक है। दोनों ट्रैक्स जो होती हैं रेलवे ट्रैक उनके बीच की जो दूरी है वो 1.5 मीटर से हल्का सा ज़्यादा। मीटर गेज जो होती है इनके बीच में डिस्टेंस जो होती है वो 1 मीटर होती है लगभग, ओके। इसी तरीके से नैरो गेज जो होती है उसकी लेंथ, उसकी विड्थ या ब्रेड्थ अपन बोले तो वो कितनी होती है, 1 मीटर से कम, ठीक है। तो राजस्थान में ब्रॉड गेज जो है वो टोटल लेंथ का लगभग 81.77% लेंथ को कवर किए हुए है। तो और धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, इसको अब बढ़ भी चुका है, ठीक है। मीटर गेज की बात करोगे तो ये लगभग 17% है। नैरो गेज की बात करोगे तो 1.48% है। और ये जो मीटर गेज वाला जो है ये और भी रिड्यूस हो गया है, ये मेट्रो ब्रॉड गेज के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, लगातार इस पर काम जारी है। तो इस तरीके से सबसे ज़्यादा आपने देखेंगे राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी रेलवे लाइन प्रेवलेंट है, ब्रॉड गेज। तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है। अगर न्यूएस्ट रेलवे लाइन की बात की जाए कि सबसे नई रेलवे लाइन कहाँ पर बिछाई गई है तो वो आपको मिलेगी कहाँ से कहाँ तक, मदार जो कि अजमेर में है वहाँ से पुष्कर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई गई है अरावली हिल्स को काट करके। इसका इनॉग्रेशन हो गया था 23 जनवरी 2012 को। अब यहाँ पे आप देखोगे ये राजस्थान जो एनसीआर है, सॉरी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है उसका सेगमेंट है। इसमें ये बेल्ट आ गया बीकानेर, ये आ गया जयपुर, ये आ गया अजमेर और ये आ गया जोधपुर, ठीक है। इस तरीके से 4 डिवीज़न हो गए। और जो सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे का जो हिस्सा है ये वाला डिवीज़न जहाँ पे दिखा नहीं रखा है इन कोई से भी कलर से, तो ये कौन सा है, सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे जोन का पार्ट कोटा स्टेशन मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन डिवीज़न देख सकते हैं। साथ में थोड़ा सा यहाँ पे हिंदी में भी आपके सामने अवेलेबल है। उत्तर पश्चिम रेलवे मतलब नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, गठन किया था, मतलब इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 2002 को। हेडक्वार्टर है जयपुर में। 4 डिवीज़न कौन से हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर। और सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन जो है राजस्थान में वो इसी जोन की आती है, वो अपन ने देख ली ऑलरेडी। ऐसे ही वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जिसको इस्टेब्लिश किया था 1 अप्रैल 2003 को, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जबलपुर। और राजस्थान में आप देखोगे तो कौन सा डिवीज़न आता है, कोटा। ऐसे ही नॉर्थ सेंट्रल रेलवे उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 2003 को, इसका हेडक्वार्टर है इलाहाबाद। अगर इसकी देखें इस जोन की रेलवे लाइन का एक्सटेंशन अगर राजस्थान में देखा जाए तो भरतपुर के बयाना में देखा जा सकता है, बांदीकुई में देखा जा सकता है। और इसके अलावा झांसी मंडल का जो एक्सटेंशन है वो आपको दिखेगा कहाँ पे, भरतपुर वाले रीजन में। इसी तरीके से नॉर्दर्न रेलवे जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 14 अप्रैल 1952 को, ठीक है। तो इसका अगर आप एक्सटेंशन देखोगे तो अलवर तक इसका एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा, दिल्ली अलवर के बीच में जो रेल लाइन स्टैब्लिश्ड है। इसी तरीके से वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो वेस्टर्न रेलवे का एक्सटेंशन आपको चित्तौड़ में मिल सकता है, जो कि चित्तौड़ रतलाम के बीच में जो रेलवे लाइन स्टैब्लिश्ड है वहाँ पर आप में देख सकते हो। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। तो कहने का मतलब मेजरली राजस्थान के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का एक्सटेंशन है, फिर उसके बाद में वेस्टर्न सेंट्रल का आ जाता है, और फिर थोड़ा थोड़ा पार्ट आ जाता है नॉर्थ सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्टर्न। ये चीज़ें अपने इंडियन ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से और इंडियन करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये स्लाइड आप अच्छे से याद रख लेना।
रेलवेज़ के डेवलपमेंट के लिए राजस्थान में जो गुड्स वैगन होते हैं, ठीक है, जो सामान ढोने वाले डब्बे होते हैं मालगाड़ियों के, गुड्स रेलवे जो होती है, गुड्स ट्रेन जो होती है, उनको डेवलप करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए सेंट्रल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टैब्लिश की गई थी भरतपुर में। ठीक है, वहाँ पर ये गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वैगन को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो स्टैब्लिश कब की गई थी? 31 जनवरी 1957 को। ऐसे ही रेलवे के अंदर रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भी स्टैब्लिश किया गया था राजस्थान में। कहाँ पर? उदयपुर में। और इसका फाउंडेशन स्टोन जो रखा गया था वो उस टाइम पर, अपने को पता है राजस्थान का, आपको पता नहीं है तो मैं बता दूंगा, सॉरी, इंटीग्रेशन जब हुआ था राजस्थान का, वो फाइनल हुआ था 1956 में। तो उस टाइम पर उदयपुर के जो महाराणा थे भूपाल सिंह, उन्होंने इस रीजनल ट्रेनिंग सेंटर का फाउंडेशन स्टोन लगाया था। कब? 25 मार्च 1955 को। फिर ये कंप्लीट होकर के 9 अक्टूबर 1956 को जब कंप्लीट हो गया था, तो इस ट्रेनिंग सेंटर का जो इनॉग्रेशन किया गया था वो किया गया था उस टाइम के अपने प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। नैरोगेज लाइन जो है वो राजस्थान में धौलपुर में ही अवेलेबल है। और धौलपुर में ये जो नैरोगेज लाइन है, ये धौलपुर से तांतपुर करके यूपी में जगह है, वहाँ तक है। और एक दो लाइनें हैं ये, ठीक है, एक तो धौलपुर से तांतपुर यूपी में, और दूसरी धौलपुर से सरमथुरा तक, ठीक है, धौलपुर से सरमथुरा और धौलपुर से तांतपुर, ठीक है। और इसका जो कंस्ट्रक्शन या फिर इसको बिल्ट किया गया था उस टाइम पे, इस रीजन के राजा थे कौन? महाराजा राम सिंह के टाइम पे। ओके, इसी तरीके से जो एक दो स्टेशन के बीच में अगर डिस्टेंस कम है और वहाँ पर लोग अप डाउन करते हैं अपनी जॉब के लिए, और आप वहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और डेवलप करना चाह रहे हो, तो दो बस के स्ट्रक्चर के दो बोगीज आप तैयार करो और फिर उनको एक तरीके से चला सकते हो रेलवे ट्रैक के ऊपर। तो ऐसा सिस्टम चलाया गया था राजस्थान में भी, ठीक है। तो इंडिया का पहला रेल बस सर्विस सिस्टम ये कब स्टार्ट हुआ था? ये मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड, नागौर। कहाँ पे? मेड़ता सिटी और मेड़ता रोड कहाँ पर है? नागौर। ये 2 अक्टूबर 1994 को शुरू किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेल बस सर्विसेज इंडिया की पहली, राजस्थान की ही नहीं, इंडिया की भी पहली, कहाँ से? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड के बीच में 2 अक्टूबर 1994 को शुरू की गई थी। इसी तरीके से इंडिया का पहला डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन का सिस्टम कहाँ से शुरू हुआ? ये कनकपुरा जयपुर से पीपावाव पोर्ट है गुजरात में, ये प्राइवेट पोर्ट है पीपावाव, ठीक है, ये गुजरात में है। यहाँ के इनके बीच में ये डबल स्टैक का मतलब क्या हो गया? एक कंटेनर के ऊपर दूसरा कंटेनर रख के जो रेलवे सिस्टम चलता है, आप देखते हो ना, एक दिख जाता है कई बार डबल भी। तो वो कनकपुरा जयपुर से शुरू किया गया था और पीपावाव पोर्ट गुजरात तक चलाया गया था। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जैसे समझौता एक्सप्रेस चलती है, उसी तरीके से एक ट्रेन और चलती है थार एक्सप्रेस के नाम से, और वो कहाँ से? मुनाबाव बाड़मेर से लेके और खोखरापार पाकिस्तान तक जाती है। ये ट्रेन 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान बैटल हुआ था उसके बाद में बंद कर दी गई थी, बट 2006 में फिर इसको शुरू किया गया था और अभी शायद बंद है। एग्जैक्टली मुझे कंफर्म नहीं है, शायद बंद है, क्योंकि अभी पूरा कम्युनिकेशन ठप पड़ा है ना, इस वजह से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जब से पठानकोट उरी ये जो अटैक किए हैं पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट ने, उस वजह से। और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें रेलवे से रिलेटेड, तो किशन लाल सोनी जिन्होंने बूंदी डिस्ट्रिक्ट में रेलवे लाइन लेके आए थे, रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट किया था बूंदी डिस्ट्रिक्ट में, इसलिए उनको रेल बाबा भी बोला जाता है, ठीक है। इंडिया का मतलब रेलवे मॉडल रूम के हिसाब से देखा जाए तो लार्जेस्ट रेलवे मॉडल रूम कहाँ पर स्टैब्लिश्ड है? उदयपुर, क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग होती है ना। ट्रेनिंग सेंटर अपन ने देखा था महाराणा भूपाल सिंह ने स्टैब्लिश किया था, इनॉग्रेट किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल रूम भी है, क्योंकि मॉडल दिखा करके ही तो अपन ट्रेनिंग देते हैं, राइट, इस तरीके से। एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज रेलवे यार्ड, ठीक है, रेलवे यार्ड जहाँ पे जो इंजन्स होते हैं उनके रिपेयरिंग होती है, उनको जो मेंटेनेंस देखा जाता है, तो वो कहाँ पर है? फुलेरा जंक्शन। देखो मीटर गेज जो है वो धीरे धीरे अब आउट किया जा रहा है और मीटर गेज की जगह ब्रॉड गेज ही इस्टेब्लिश की जा रही है। इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है, पर रियलिटी ये है कि अगर हर जगह पे ब्रॉड गेज की अगर लाइनें पड़ी रहेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन आपका इजी गोइंग रहेगा, ठीक है। एक ट्रेन को आप अलग अलग जगहों पे पहुंचा सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो वॉर हो जाए इंडिया पाकिस्तान का,
आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एक तरीके से बहुत सारा माल है वो जयपुर से जैसलमेर तक पहुंचाना है, तो वहाँ पर अगर बीच में मीटर गेज जाएगी तो सामान को एक को अनलोड करके दूसरे को लोड करने में कितना टाइम कंज्यूम हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ था जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे इंडिया के, तो उस टाइम उन्होंने पूछा था कि कितना टाइम लगेगा अगर अपने को असम से लेकर के अगर जम्मू कश्मीर तक सामान को अगर पहुंचाना है, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। बोले इतने टाइम में तो दुश्मन है वो अपने को मार ख़त्म कर देगा। तब जा कर के ये प्रोविज़न किया गया था कि इंडिया में यूनिफॉर्मिटी आनी चाहिए कम से कम रेलवे ट्रैक के सिस्टम में अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो ये मीटर गेज सिस्टम जो है वो अब कहीं ना कहीं आउटडेटेड हो गया और धीरे धीरे मीटर गेज की जगह अभी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। एक इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं, यहाँ पर फेरी क्वीन करके एक स्टीम इंजन अभी भी चलता है, आपको पता होना चाहिए। फेरी क्वीन ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट स्टीम इंजन रेल इंजन है जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में है, और वो वीकेंड्स में न्यू दिल्ली से अलवर के बीच में चलाया जाता है। तो कितना इंटरेस्टिंग है, आप यूट्यूब देखना, यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मतलब इससे बाद में आए हुए भी कई थे वो ख़राब हो गए, पर ये अभी भी वर्ल्ड का इकलौता ऐसा रेल इंजन है जो स्टीम बेस्ड है, अभी भी चलता है ये। 1 सेकेंड। और अगर नए इनिशिएटिव्स की बात करें कि राजस्थान में कौन कौन से नए इनिशिएटिव चल रहे हैं, तो देखो डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर एक चल रहा है जिसका कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो ब्रॉड गेज बेस्ड 2 रेलवे इलेक्ट्रिक ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं जो कि यूपी के दादरी से JLNPT, ठीक है, JNPT भी बोला जाता है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई तक बिछाई जा रही है ये रेलवे लाइन। इसमें 2 रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है ब्रॉड गेज की, और वो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ये जो है किसके अंडर में आ रहा है, डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, ठीक है। और फ्रीट का मतलब क्या हो गया, माल की आवाजाही। ये एक तरीके से अपने आप में बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट है अगर कंटेनर की कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ठीक है, माल वाहन की कैपेसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे बड़ा पोर्ट है ये इंडिया का, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। तो यहाँ से माल अगर अनलोड किया जाता है शिप से तो उसको दिल्ली तक पहुँचाना, नॉर्थ रीजन में NCR तक पहुँचाना, तो उसके लिए क्या है, ये डेडिकेटेड वेस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जा रहा है। और ये जो कॉरिडोर है ये कौन कौन से स्टेट से जाएगा, देखो यहाँ से कॉन्सेप्ट लगाओ आप, मुंबई मतलब महाराष्ट्र, फिर गुजरात डेफिनेटली आएगा, राजस्थान और हरियाणा, फिर यूपी दादरी तक। इसका लगभग 39% जो लेंथ है वो राजस्थान के थ्रू होता हुआ गुजरता है। यहाँ से देखो आप JNPT, यहाँ से फिर यहाँ एंटर हो जाएगा गुजरात में, गुजरात से फिर जाकर के फिर राजस्थान में, और राजस्थान में इधर से आप देखोगे फुलेरा, कहाँ से फुलेरा, रिंगस, नीम का थाना होते हुए फिर एंटर हो जाता है कहाँ पे, हरियाणा, हरियाणा से फिर दादरी, यूपी तक, इस तरीके से। तो राजस्थान में जो इसका कंस्ट्रक्शन हुआ वो फेज़ 1 के अंडर में हुआ, ठीक है। फेज़ 2 में राजस्थान से लेके हरियाणा होते हुए यूपी तक, और सेकंड जो फेज़ 2 का दूसरा पार्ट है वो नीचे की तरफ गुजरात से लेके महाराष्ट्र तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से रेलवे प्रोजेक्ट की बात की जाए और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स में देखा जाए तो जयपुर मेट्रो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान की एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। ये एक रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, मतलब ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, और रैपिड का मतलब स्पीड से आना जाना, क्योंकि इनका अलग से एक रेलवे ट्रैक सिस्टम पूरा सेटल है, तो पूरी स्पीड से, फुल फ्लेजेड स्पीड से ये रन करती है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता, कंजेशन की टेंशन नहीं होती, और बहुत सारे एक साथ लोग, एक पैसेंजर से एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं। इसको डेवलप किया गया है जयपुर मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन JMRC विद द हेल्प ऑफ DMRC, दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की हेल्प से JMRC ने हेल्प ली और ये जयपुर मेट्रो को डेवलप किया जा रहा है। JMRC जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था एज ए कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956, मतलब 1956 के कंपनीज एक्ट में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसकी ऑनर कौन है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। अभी तक बात की जाए कंस्ट्रक्शन की तो फर्स्ट फेज़ है वहाँ पर ऑलरेडी चल रही है मेट्रो, चांदपोल से मानसरोवर के बीच में। इसका इनॉग्रेशन 3 जून 2015 को उस टाइम की जो हमारी राजस्थान की CM थे वसुंधरा राजे, उन्होंने किया था इनॉग्रेशन,
और सेकंड लाइन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अम्बाबाड़ी से सीतापुरा के बीच में। तो इस तरीके से 2 लाइनों को अभी फाइनलाइज किया जा चुका है। अब बात करते हैं अपन राजस्थान में एयरपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट की। अगर राजस्थान की बात की जाए तो सबसे पहले जो उड़ने की बात आई थी, ठीक है, मतलब एलिट क्लब स्टैब्लिश किया गया था फ्लाइंग क्लब के नाम से, तो उसको बोला गया था फर्स्ट फ्लाइंग क्लब ऑफ इन राजस्थान दैट वाज स्टैब्लिश्ड बाय महाराजा उम्मेद सिंह। कहाँ के? जोधपुर के। कब किया था? 1929 में। ठीक है, ये एक तरीके से फाउंडेशन स्टोन लगाया गया था। इसके बाद में राजस्थान में फिर लगातार ग्रोथ ही होती रही है अगर एयरपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट के पॉइंट को देखा जाए तो। इसके हिसाब से अगर अभी तक अपन देखें, यहाँ से जब शुरू हुआ, शुरुआत से लेकर अब तक देखें तो लगभग 18 तो स्टेट गवर्नमेंट के एयरफील्ड्स हैं, और इसके अलावा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस एयरफील्ड्स और प्राइवेट एयर स्ट्रिप्स भी बहुत सारी डेवलप की जा चुकी हैं अब तक राजस्थान में। राजस्थान में अभी तक जितने भी एयरपोर्ट्स, एयरफील्ड्स या फिर जो एयर स्ट्रिप्स हैं, तो उनमें सब में देखा जाए तो इकलौता एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जयपुर में, सांगानेर एयरपोर्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया सांगानेर वाला। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स की अगर आप बात करोगे तो देखो ये रहा जैसलमेर वाला, बीकानेर वाला, जोधपुर वाला, यहाँ पे भी जयपुर वाला जो है वो भी, किशनगढ़ है वो भी, उदयपुर हो गया। इसी तरीके से आप यहाँ पे कोटा की तरफ देख सकते हो। ठीक है, और ये है प्रोविजनल, अंडर कंस्ट्रक्शन है किशनगढ़ वाला, पालड़ी, मनोहरपुर वाला, ये वाले, और कोटका सीम की तरफ भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब प्रोविजनल है। तो इस तरीके से, और अब ऊपर की तरफ देखो यहाँ पे ये सूरतगढ़ वाले रीजन में, यहाँ पर भी। तो टोटल अगर अपन देखें तो राजस्थान में इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर में तो है जयपुर सांगानेर जो इंटरनेशनल है, उसके अलावा उदयपुर में महाराणा प्रताप जिसको डब्बोक भी बोलते हैं, जोधपुर में रातानाडा, कोटा, किशनगढ़, बीकानेर और जैसलमेर, ये टोटल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हैं। इसके अलावा अगर डिफेंस एयरपोर्ट्स की, एयरफील्ड्स की बात करें तो जोधपुर में है, उत्तरलाई बाड़मेर में है, नाल बीकानेर में है, सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है, फलोदी जोधपुर में है और जैसलमेर में है। ये क्या है? सारा का सारा रीजन आप देखोगे, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, ये आ गए वेस्टर्न बॉर्डर के पास में, पाकिस्तान के पास में आ गए। तो ये स्ट्रेटेजिकली यहाँ पे लोकेटेड एयरपोर्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एयर स्ट्रिप्स की बात की जाए तो टोटल 20 एयर स्ट्रिप्स हैं। उन 20 में से 4 हैं वो प्राइवेट हैं, और जबकि 16 गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की है। 4 प्राइवेट कौन कौन सी हैं? कांकरोली जेके ग्रुप की है, पिलानी की बिरला ग्रुप की है, अटरू की अडानी ग्रुप की है, और वंशस्थली की वंशस्थली विद्यापीठ की है। इस तरीके से टोटल 20 में से 16 जो है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के अंडर में काम करते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए तो राजस्थान में सिविल एविएशन कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया गया था। सिविल एविएशन कॉरपोरेशन 20 दिसंबर 2006 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि राजस्थान में जो सिविल एविएशन को प्रमोट करने के लिए एक कॉरपोरेशन स्टैब्लिश किया गया, तो वो कब किया गया था? 20 दिसंबर 2016 को। और आप अगर करंट अफेयर से अपडेटेड हो तो उड़ान स्कीम के बारे में जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। मतलब एक कॉमन मैन को भी इतनी अफोर्डेबल टिकट्स अवेलेबल करा दी जाए जिससे कि वो भी एयर फेयर को अफोर्ड कर सके और अपने आप को अपग्रेडेड फील करे, बैकवर्ड फील ना करे। एक जो स्टेटस को है ना कि फ्लाइट से आना जाना, राइट, तो उससे क्या होता है कि जो जिसके पास पैसा कम होता है उसको इन्फीरियर दिखाने की कोशिश की जाती है। सोसाइटी में एक ट्रेंड है। दूसरा, हमारे यहाँ पर इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद, इतना पोटेंशियल होने के बावजूद अभी तक भी एयर ट्रांसपोर्ट का जो पोटेंशियल है उसको प्रॉपर्ली हार्नेस नहीं किया गया। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उड़ान स्कीम लॉन्च की, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। मतलब राजस्थान की बात हो रही है तो राजस्थान में एयरपोर्ट्स को तैयार किया जाए जिसकी कि उन्हीं के बीच में इंटर कनेक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस की जा सके, टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा आई जा सके, जिससे कि जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें। अब एक लास्ट स्लाइड है आज की वीडियो की, वो है, आपको मैंने बताया था कि रोड ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने बाकी हैं, तो उनको मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर आपको देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस इतना देखना है, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम आप याद रखना है, आपको याद रखना है। पहला कॉलम,
RSRDCC मतलब राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 2001 में। इसका काम क्या है? ब्रिजेस, रोड और इनसे रिलेटेड जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको जल्दी से जल्दी और एक प्लान्ड वे के अंदर कंप्लीट करना। दूसरा है राजस्थान स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड, ठीक है, विपणन का मतलब होता है मार्केटिंग, ठीक है। इसका टारगेट क्या है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको सीधे गांवों से लेकर के और जो डेवलप्ड जो सेंट्रल जो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि गांव के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है उसको मार्केट तक जल्दी से जल्दी पहुंचाना थ्रू मंडीज, जो भी मार्केट होता है उनके थ्रू। तीसरा है सीमा सड़क संगठन मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1960 में। रिपीट कर रहा हूँ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ये आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ये बता देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस पे रोड का डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में? डिफेंस। तो डिफेंस मिनिस्ट्री का रोल वैसे ही बॉर्डर्स पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन है, देखो सीमावर्ती एरियाओं में या फिर इंटरनेशनल जो बनती है, मान लो कि भूटान के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन करना तो BRO वहाँ पे जाता है, ठीक है। इसी तरीके से नाबार्ड जो बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। इसको स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 में। इसका काम क्या है कि ऐसी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए जिससे कि गाँव के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको जल्दी से जल्दी शहरों तक पहुंचाया जा सके, मार्केट तक पहुंचाया जा सके। उसके लिए रोडों का निर्माण करना, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए लोन प्रोवाइड करना, वो काम किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। ऐसे ही नेक्स्ट है रेड कोर। रेड कोर की फुल फॉर्म क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। इसका हेडक्वार्टर है जयपुर में। अक्टूबर 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसमें क्या होता है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट और IL&FS के साथ में मिलकर 50-50% की भागीदारी होती है। IL&FS आपको रिसेंटली अगर न्यूज से अपडेट होते, इसका एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और इसको बचाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, क्योंकि ये बैंकों से तो ये NBFC है एक तरीके की, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो ये बैंकों से तो शॉर्ट टर्म के लोन ले लेती है और फिर बाद में इन्वेस्टमेंट कर दिया इन्होंने लॉन्ग टर्म में। तो जब ये बैंक वापस पैसा मांगने लग गए तो इनके पास में पैसा ही नहीं था, तो ये बैंकरप्ट होने के कगार पे आ गई। तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको बचाया था, ठीक है। तो ऐसे करके राजस्थान गवर्नमेंट और IL&FS की 50-50% की भागीदारी से मेगा हाईवेज का डेवलपमेंट किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो रोड डेवलपमेंट में रेड कोर भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है, जिसके अंदर IL&FS और साथ में राजस्थान गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इंश्योर्ड है। साथ में NHAI, इसके बारे में अपन बात ही कर चुके हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती है, जो एक्सप्रेसवेज और नेशनल हाईवेज को बनाना और उनको मेंटेन करने का काम करती है। सिमिलरली RSRTC के बारे में अपन बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, जिसका हेडक्वार्टर है राजस्थान के जयपुर में, जो कैपिटल है वहाँ पर ही है। स्टैब्लिश किया गया था 1 अक्टूबर 1964 को। इसका टारगेट क्या है? रोडवेज फैसिलिटी अवेल करना, जिससे कि पैसेंजर फैसिलिटी को आप इंश्योर कर सको। ये इंपॉर्टेंट कुछ इंस्टीट्यूशंस थे। अब एक पाइपलाइन कम्युनिकेशन बच रहा है अपना, वो अपन और देख लेंगे। तो अभी तक के वीडियोस में अपन ने बात कर ली है रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। इनकी बात अच्छे से डिटेल में कर ली है राजस्थान के पर्सपेक्टिव से। और करंट अफेयर से आप कनेक्टेड रहो। करंट अफेयर के लिए आप देख सकते हो अपने खुद के जो राजस्थान के जो बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी फिलहाल, तो उनको फॉलो कर लो। फिर टाइम आएगा तब मैं खुद से कर लूँगा, पर अभी क्या स्टैटिक पोर्शन एक बार कवर हो जाए, वो मेरा टारगेट है। इंग्लिश में कैसे भी करके फिर करंट अफेयर भी अवेल कराना अपन शुरू कर देंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।